विश टॉक का ये सेगमेंट बहुत ही खास है और उन खास लोगों के लिए, उन करोड़ों लोगों के लिए है जो अपनी उम्मीद खो चुके हैं। वो लोग जो अपनी स्पाइन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से, वो लोग जो अपनी गर्दन की हड्डी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने पैर की हड्डी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और लगातार एलोपैथ की दवा खा रहे हैं और डॉक्टर ने ये कह दिया कि ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जरा सोचिए कि कभी ऐसा हो कि आप बिल्कुल जवान हैं और आपको लगता है कि दुनिया बसाएंगे और कुछ भी कर जाएंगे, उसी समय आपको यह पता चले कि आपकी स्पाइन डैमेज हो गई है और डॉक्टर ये कहे कि भगवान विष्णु भी धरती पर उतर आएंगे तो भी सर्जरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो क्या होगा? किस तरह के थॉट्स आएंगे? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आपको लगेगा कि पूरी जिंदगी अब आपके ऊपर बोझ बन जाएगी, क्योंकि अगर आप अपने स्पाइन पर खड़े नहीं हो सकते तो फिर करेंगे क्या? ये किसी और की कहानी नहीं बल्कि मेरी कहानी है। 6 महीना पहले मैं बिस्तर पे था, शायद 200 मीटर चल नहीं सकता था, बहुत देर तक बैठ नहीं सकता था, मैं सो नहीं सकता था और आपको बताऊं 100 से ज्यादा पत्ते तो मैंने 4 सालों में केवल दर्द की दवाइयों के खाए हैं। नाउमीद हो चुका था। वो तो भला हो लाइफ पार्टनर का जिसने मेरे पीछे पूरा ऑफिस संभाल लिया, वरना ऑफिस कोलैप्स हो जाती, मैं ऑफिस नहीं आता था। लेकिन होता क्या है कि इन सबके बीच में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण होती है जो आपको रिस्टोर करती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मुझे एक डॉक्टर मिली जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति। उन्होंने मुझसे बोला कि आप एमआरआई करवा चुके हो, एलोपैथ की दवा करवा चुके हो और आप अगर नाउमीद हो चुके हो तो सर्जरी पर जाने से पहले एक बार हमारे साथ आओ, हो सकता है यहां से चीजें बदल जाए। और ऐसा ही हुआ। आज फिर से मैं करीबन 4-4.5 हजार किलोमीटर का सफर बाई रोड हर महीने करता हूं और कर रहा हूं। मैं ये मान के चलूं कि 95% ठीक हो चुका हूं। मतलब जहां पे सर्जरी के लिए जा रहा था वहां से वापस आ गया। आपको बता दूं कि डिस्क बल्क था, L5, S1, L4 में मुझे प्रॉब्लम थी। तो आइए सीधे डॉक्टर स्वाति से मिलवाते हैं। वो सारे लोग जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है वो इसे देखें और अगर उनको लगता है कि ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लास्ट स्टेज पे हैं तो भी रिस्टोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति, क्योंकि ये मेरी खुद की केस स्टडी है और आज आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएंगे क्या कि लगभग हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे? 10 में से 8 का आप आंकड़ा लेके चलिए कि हर इंसान इस पेन से आज की डेट में सफ़र कर ही रहा है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मिड एज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो। अच्छा हाँ, आपने यंग एज की बात कही। मुझे क्या लगता था कि जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे लगता था ये मेरे साथ क्यों हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना है। और वो कंडीशन बहुत बुरी थी जब मैं आपके पास आया था। मुझे चलने में प्रॉब्लम होती थी, बैठ नहीं पाता था। तो मुझे लगा कि जब मैं पढ़ना शुरू किया गूगल में तो मुझे लगा कि एक उम्र के बाद जब आदमी 50 के बाद जाता है तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब मैं आपके यहाँ क्लिनिक पे आया तो मुझे एक 16 साल की बच्ची मिली। हाँ जी। और 16 साल से लेकर के और ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब कितने साल के हो सकते हैं, 80-90 साल के बीच लोग हो सकते हैं। वजह क्या होती है इसकी? आज की डेट में अगर आप देखोगे तो आफ्टर कोरोना लोगों का ऑनलाइन शिफ्टिंग बहुत हो गया है। पढ़ाई फ़ोन पे हो गई है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रह गई है, कोई एक्सरसाइजेस नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा नहीं है, पोस्चर ख़राब है, लंबे लंबे घंटों तक बैठ रहे हैं, बिना बैक सपोर्ट के बैठ रहे हैं, कुछ सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारी की प्रॉब्लम अभी से यंग एज में स्टार्ट हो गई है। कुछ लोगों को स्लिप डिस्क जिम जाने की वजह से भी हो जाता है, डेड लिफ्ट कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है और वो सीधा बैक पे प्रेशर देती है तो वो पूरी डिस्क बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्पाइन डैमेज हो जाती है। अच्छा, स्पाइन डैमेज होना आजकल मुझे लगता है बहुत आम बात हो गई है। मुझे ये जो प्रॉब्लम हुई थी वो ड्राइविंग की वजह से हुई थी। हाँ, क्योंकि आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, आप विदाउट बैक सपोर्ट कर रहे हैं, आपका पोस्चर गलत है, तो स्पाइन सबसे ज़्यादा सिटिंग में ही प्रेशर क्रिएट करती है और अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठोगे तो वो प्रेशर क्रिएट होगा तो वो डैमेज ऑटोमेटिक होना ही होना है स्पाइन में। अच्छा, सबसे पहले जो लोग इसको देख रहे होंगे, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं ये उनको बताना चाहूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये डिस्क बल्क क्या होता है? L5, S1, L4 ये क्या होता है? किस तरह की प्रॉब्लम होती है? ये स्पाइन के लेवल है। स्पाइन में वर्टिब्राज होती हैं, C1, C2 सर्वाइकल का है, L1, L2 लंबर का है, T1, T2 से लेकर 12 तक थोरैक्स का पार्ट होता है। तो उस स्पाइन के वर्टिब्रा में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं डिस्क। तो उस डिस्क पे जब धीरे धीरे प्रेशर पड़ता जाता है, आइडियली आपकी स्पाइन की 70% मसल आपकी बॉडी का लोड उठाती है, बट इनकेस आपका पोस्चर खराब है, आपकी रॉन्ग सिटिंग है, आपका ट्रैवलिंग है, हेक्टिक है, फिजिकल लाइफस्टाइल है ही नहीं, तो वो मसल वीक होने के बाद वो सारा प्रेशर डिस्क ले लेता है, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। थोड़ा बहुत बाहर होता है, आपको जनरल दर्द होता है जो आइडियली हम लोग इग्नोर करते हैं, फिर जब तक वो नर्व को इम्पिंच करता है फिर वो पैरों में ट्रैवल करने लगता है, शियाटिका बोलो, रेडिकुलोपैथी बोलो, स्लिप डिस्क बोलो, तब वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है।
मुझे भी डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आप सर्जरी नहीं करवाओगे तो पैरालाइज हो सकते हो, तो क्या ऐसा होता है? हाँ, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने सर्जरी नहीं कराई है या आपने बहुत लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है तो पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, बट सर्जरी इकलौता ऑप्शन नहीं होता है। आप 80% केसेस में, स्पाइनल केसेस में रिकवर कर जाते हैं, बट वही है कि लोगों को नॉलेज नहीं होती है, वो एक्सरसाइजेस ट्राई नहीं करा होता है या फिर उन्होंने रूट कॉज पे काम नहीं करा होता है, तो उस वजह से वो दे एंड अप टू द सर्जरी ओनली। तो सर्जरी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, वो कंजर्वेटिव मेथड से भी ठीक हुआ जा सकता है। अच्छा, ये जरा जानना चाहूँगा कि किसी को पीठ दर्द हो रहा है, जैसे मुझे भी क्या हुआ था, मैंने अवॉइड किया था, मुझे पीठ में थोड़ी दर्द होता था, तो मुझे लगता था, हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई लोड उठा लो तो हो जाता है और फिर धीरे धीरे मसल सही हो जाती है, या कोई ऐसी मेडिसिन ले लो तो सही हो जाती है। लेकिन हम इसको कैसे समझें कि जो आपका पीठ दर्द है वो आपकी स्पाइन से जुड़ा हुआ है? देखिए, और कुछ दर्द होते हैं जो मस्कुलर होते हैं, कुछ होते हैं डिस्कल होते हैं। अगर वो मसल पेन है या कुछ भारी सामान उठाने से या कुछ स्प्रेन आया तो वो ऑब्वियसली 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा, आप बॉलनी वगैरह या हॉट पैक लेंगे। बट अगर वो डिस्कल प्रेशर है, आपको मॉर्निंग पेन होगा, सुबह उठते ही पेन हो रहा है, स्टिफनेस फील हो रही है, आप ज़्यादा देर बैठ रहे हो तो आपको पेन होने लगा है, हर दूसरे तीसरे दिन वो पेन आ रहा है, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो भी सेटल नहीं हो रहा, दवाइयाँ ले रहे हो तो भी सेटल नहीं हो रहा, देन यू हैव टू सी कि एक स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर के पास जाए जो स्पेशलिस्ट स्पाइन के हों, तब वो आपको ट्रीट करे। आजकल तो आप जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एमआरआई करवाते हैं, मैंने देखा कि आप लोग एमआरआई भी जल्दी नहीं करवाते हो। क्योंकि वी आर स्पाइन स्पेशलिस्ट, राइट? तो हमें ऑलरेडी उतना नॉलेज है कि विदाउट एमआरआई और विद एमआरआई क्या ट्रीटमेंट होता है। एमआरआई बस आपकी प्रॉब्लम की सिचुएशन बताता है कि वो कितनी सीरियस है और कितनी माइल्ड है, उससे हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इतना चेंज नहीं होता है। हमें जो स्पेशलाइजेशन है हम उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो जिन केसेस में एमआरआई रिक्वायर्ड नहीं है हम उन केसेस में एमआरआई नहीं कराते हैं, जिन केसेस में रिक्वायर्ड होता है देन वी आस्क पेशेंट टू डू द एमआरआई। बट वो बहुत सिवियर कंडीशन होती है जहाँ उनका बिल्कुल पेन सेटल नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें काम नहीं आ रही, तब जाके वो एमआरआई सजेस्टिव होता है। अच्छा, हमने देखा है कि जैसे अब तो मैं आपके यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से जा रहा हूँ, कुछ नए केसेज आपके पास आते हैं, आप लोग पैरों का मूवमेंट करवाते हैं, बॉडी का मूवमेंट करवाते हैं, फिर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि अच्छा इस डिस्क में यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये कैसे? ये तो मतलब एक बिल्कुल नई वो हुई ना कि जो एलोपैथ के लोग देखेंगे वो कहेंगे क्या ये मतलब किस तरह की चीज़ें हाइपोथेटिकल बातें हो रही हैं, लेकिन मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ। दैट्स अगेन डिपेंड ऑन आवर नॉलेज, क्योंकि हमने वो चीज़ें पढ़ी है। वी आर स्पाइन स्पेशलिस्ट, वी आर ट्रीटिंग, हम कितने 10-12 सालों से उन्हीं को ट्रीट कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस भी होता है और हमें फिर पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। आप नॉर्मल क्लिनिक्स में या नॉर्मल जगहों पे जाओगे तो डॉक्टर आपको इतना एग्जामिनेशन ही नहीं करता है, हम उसको थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं कि उनका सेंसेशन, मसल पावर, उनको प्रॉब्लम कब से है, कैसे शुरू हुई, उसके बाद डायग्नोसिस बनाते हैं, देन वी ट्राई टू ट्रीट द पेशेंट या जो भी करना है। ये नहीं कि हमने बस उनका सुना और 4 दवाई लिखी और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। दवा तो आप लोग देते ही नहीं हो, आपकी तो टैगलाइन है कि नो मेडिसिन नो सर्जरी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेडिसिन सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए होती है बॉडी में, और सर्जरी जो होती है दैट कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि अगर आप एक लेवल पे सर्जरी करा भी लोगे और आप ठीक भी हो गए, अगर कल को उस डिस्क में दूसरे लेवल पे प्रॉब्लम आ गया आपको स्पाइन पे, तो आप कितनी सर्जरी कराओगे? दैट इज द रीजन कि हम सर्जरी नहीं कराते, क्योंकि हम उसके रूट कॉज पे काम करते हैं जो कि आपका मसल्स है। मतलब कुछ तो तरीका होगा। अच्छा, मैं सबसे पहले ना, जैसे जो लोग इसको देख रहे होंगे ना, बहुत से लोग इससे पीड़ित होंगे, क्योंकि मैं भी गूगल में जाता था, यूट्यूब पे जाता था, तो जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या कि किस तरह की प्रॉब्लम अगर हो रही है बॉडी में या पीठ में कहाँ पे किस तरह का दर्द हो रहा है, तो वो किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे L5-S1 हम इन सब की बात कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए मेरे बैक पेन में ये टेलबोन होती है वहाँ पे बीच में है, किसी को उससे ऊपर हो रहा है, किसी से उससे ऊपर हो रहा है, तो हम कैसे ये पता कर पाएंगे कि हमारी ये चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं या साटिका की तरफ जा रही हैं? अगर आपको सिर्फ एक जगह पे दर्द है तो वो मस्कुलर भी हो सकता है, वो डिस्कल भी हो सकता है, पर अगर आपको धीरे धीरे स्टिफनेस आने लगे मॉर्निंग में, आपका पेन 24 घंटे रहने लगे, तो इसका मतलब डिस्क पे प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है, आप लंबे टाइम तक बैठ नहीं पा रहे हैं, चलने में दर्द आने लगा है, खड़े होने में। उसके बाद अगर वो दर्द आपके पैरों या हाथों में जाने लगे, अगर आपकी कमर से नर्व दब रही है तो वो पैरों में जाएगी, वो शार्टिका या स्लिप डिस्क बनेगी। अगर आपकी गर्दन या मिड बैक की दब रही है तो वो आपके हाथों में जाती है, तो वो सर्वाइकल में चेंज हो जाती है या थोरैसिक मोबिलिटी में चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तब आप एहसास कर सकते हैं कि आपके पैरों में कमजोरी है, दर्द है, झंझनाहट आई है या कोई सुनपन आ रहा है आपके पैरों में लगातार। तो उस चीज़ों से आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि अब मैं खराब हो रहा हूँ, और उन खराब लोगों को आप लोग ठीक कर देते हैं। लगभग कितनी ऐसी केस स्टडी होंगी जिस पे आप लोगों ने काम, जिनको आपने ठीक किया है? ऐसे तो लाखों होंगे। मतलब जो सर्जरी की तरफ, मतलब अभी मैं लास्ट टाइम गया था तो आप किसी को ये बोल रही थी कि आप तो सर्जरी के लिए जा रही थी, सर्जरी से उठ के आई हैं तो कुछ तो रिलीफ आपको मिला। हाँ। वो क्या केस था, कैसा केस था? वो बिल्कुल ही सर्जिकल केस था। हमने भी उनको 1 मंथ से स्टार्ट किया था, तो उनका जो
डिस्क निकलने के स्टेजेस होते हैं, तो उनका एक्सट्रूजन स्टेज था, एकदम लास्ट स्टेज जो होता है। मेरा भी शायद ऐसा ही हाँ, कुछ था। आपका भी एक्सट्रूजन ही केस था। उसके बाद जो स्टेज होती है उसमें तो सर्जरी ही रिक्वायर्ड होती है, उसमें भी कांट हेल्प, क्योंकि वो डिस्क निकल के पूरी बाहर आ चुकी होती है, तो उससे पैरालिसिस भी हो सकता है अगर आप सर्जरी में डिले करेंगे तो। ओके। बट उससे पहले एक स्टेज होती है जहाँ पे फिर भी बॉडी अगर थोड़ा सा एक्सरसाइजेस को टाइम देते हैं और उसको एग्जैक्ट उसी पोजीशन में ट्रीट करते हैं जैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रह के अपना पोस्चर ठीक करके ट्रीटमेंट लेके, तो उन केसेस में क्या होता है आप सर्जरी से बच सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, तो आपने कहा कि एमआरआई देखेंगे तो फिट नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आप बाकी पूरी तरह से 100% फिट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। क्या मतलब था उसका? मतलब होता है पेशेंट्स की नज़र में ये होता है कि हमने एमआरआई कराया था, मेरा इस लेवल पे डिस्क बाहर था, तो उनकी एक्सपेक्टेशन डॉक्टर से ये होती है कि वो डिस्क अंदर भेज देंगे। अच्छा। जो कि विदाउट सर्जरी भी पॉसिबल नहीं और विद सर्जरी भी पॉसिबल है। सर्जरी में वो डिस्क बाहर से काट देते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है, मुझे डॉक्टर ने बताया था। तो वो काट देते हैं, तो जो बचा हुआ डिस्क है वो तो अंदर ही रहता है। हाँ। एक्सरसाइज से क्या होता है कि वो वहाँ पे हीलिंग करता है, वो मसल को स्ट्रेंथन करता है और डिस्क अपनी जगह पे सूखती जाती है, तो वो नर्व का कंप्रेशन छोड़ देती है। तो कल को अगर आपको दर्द खत्म हो गया है और आपने वापस एमआरआई कराया, आपको वो डिस्क वहीं बाहर दिखेगा, तो आप तो कहेंगे मैं ठीक ही नहीं हूँ। तो एमआरआई कंपेयर कभी नहीं करना होता है, आपको हमेशा अपनी फिजिकल कंडीशन और अपनी एक्टिविटीज कंपेयर करनी होती है, इसीलिए। अच्छा, लगातार हमारी बात हो रही है कि फिजिकल कंडीशन, तो मतलब ये जो रोग है एक तरह से ये बड़ी डिजीज है, तो मतलब इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल है, बाकी कुछ नहीं? आपकी मस्कुलर वीकनेस है, आपका लाइफस्टाइल है, आपका उठना बैठना, कितना एक्सर्शन है, आप ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हो या बिल्कुल ही ख़राब तरीके से आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है। क्योंकि आजकल आप देखो आईटी में लोग हैं, बच्चे हैं, वो लॉन्ग सिटिंग करते हैं, बिल्कुल उठने का होश नहीं है, बॉडी को ब्रेक ही नहीं देना चाहते, तो वो भी एक वजह है कि वो इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं आज के लिए। कुछ ऐसा केस बताएंगे आपको जो आपकी नज़र में हो कि बिल्कुल भी बेकार हो चुका था, नहीं आप लोगों ने उनको रिस्टोर करके भेज दिया या उनको फिर से सही करके भेज दिया और वो आपके लिए बड़े शुक्रगुजार रहे? एक तो आप ही हैं। हाँ, मैं हूँ इसी यही वजह है कि मैं आपको यहाँ बुलाया, इसलिए बुलाया ना कि मुझसे मिलने वाले तमाम लोग इससे पीड़ित हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जो बैठने का तरीका है वो मेरी दो धमनियां नहीं, वो नसें जो दबती हैं उसको वो डैमेज कर रहा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मैं ड्राइविंग करता हूं तो मेरे ड्राइविंग का पोस्चर भी मेरी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको बर्बाद कर रहा है, ये मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। जब मैं आपसे मिला और एक बात और ईमानदारी से बताऊंगा, जब मैं आपसे मिला तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था। मुझे ये लगा कि हाथ पैर हिला करके और मेरी डिस्क सही हो जाएगा और मेरे डिस्क के बीच का जो स्पेस रिड्यूस हुआ है वो सही हो जाएगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे या तो मैं सर्जरी करवा लेता, डॉक्टर की बात मान लेता, और जब मैंने सर्जरी पे लोगों की राय ली तो लोगों का ये कहना था कि हिंदुस्तान में सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती हैं, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम देगी और आपकी उम्र बहुत कम है, ऐसे में अगर आप सर्जरी करवा लेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे। इन्होंने जब मुझसे कहा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प था। मेरी वाइफ ने मुझसे ये कहा कि आप जाओ, क्योंकि इसके बाद कोई विकल्प नहीं है, सर्जरी है तो ठीक है आप ये भी करवा के देख लो। तब मैं आपके पास आया। हाँ, आज मेरी वाइफ से बात हुई आपकी, उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी भी बहुत सी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ी सी यात्राएं और थोड़ा सा इस तरह का काम है जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी मैं 95% मैं कोशिश करता हूं कि आपकी कही हुई चीजों को फॉलो करूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहना, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है, स्पाइन को डैमेज करते हैं। एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें अगर आप जैसे अचानक से झुक गए कुछ बाल्टी उठाने के लिए, आपको झटका लग गया, वो डिस्क बाहर निकल गई, फिर आप अगले 7 दिन तक बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। या किसी को होता है कि पैरालिसिस ही हो जाता है, या कोई लॉन्ग सिटिंग है आईटी वाला, उसको थोड़ा बैक पेन हो रहा है, वो इग्नोर करते रहते हैं। उसके बाद जब उनके पैरों में दर्द आने लगता है या उनको टिंगलिंग नमनेस होती है, तब जाके उन्हें होश आता है कि अब हमें डॉक्टर को दिखवा लेना चाहिए। बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहां उनको सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती, बट वो स्टिल सर्जरी करा लेते हैं क्योंकि वो 4 महीने 5 महीने दवाई खा चुके होते हैं, उन्हें आराम नहीं आता है, डॉक्टर उन्हें सर्जरी या नर्व ब्लॉक के लिए बोलता है और वो बिना एक्सरसाइजेस को ट्राई करे सर्जरी कराना पसंद करते हैं और वो फिर उसके बाद भी एक्सरसाइजेस ही करते हैं। मैं 4 साल से परेशान था लेकिन सर्जरी की तरफ नहीं गया। एग्जैक्टली। अच्छा, ये शो करने की एक वजह और भी है। सर्जरी में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक बजट दे दिया कि 3 लाख इतना, एक जगह मुझे 3,60,000 के आसपास दिया, एक जगह उन्होंने 2,40,000 के आसपास दिया, एक जगह मुझे वो 5 लाख के आसपास दिए। वो बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत गरीब भी होंगे जो शायद इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। exactly. और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए, अगर उनके पास हो भी तो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं कि ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग अननॉलेजेबल हैं इस चीज़ को लेके कि एक्सरसाइजेस कितनी वास्ट है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग कहते होंगे हमने तो बहुत एक्सरसाइजेस करी पर हम ठीक नहीं हुए, हमने बहुत जगह फिजियोथेरेपी ली, हम ठीक नहीं हुए।
बट द पॉइंट इज दैट कि आपने अपने रूट कॉज पे कितना काम किया वो बहुत मैटर करता है, कि आपका डायग्नोसिस किसी ने सही किया कि नहीं किया, आपको वहाँ पे असिस्ट करने के लिए कोई था कि नहीं। आप देखेंगे हमारे क्लिनिक में मोस्टली हर पेशेंट के पास एक डॉक्टर है जो आधे घंटे के लिए होता दो है। डॉक्टर एक Right. आप सुपरविजन करते हैं। अच्छा, एक बात ठीक और है। बताना चाहूंगा कि डॉक्टर स्वाति की उम्र पे मत जाइएगा आप लोग। मुझे जिन लोगों ने सर्जरी रिकमेंड की थी उनकी उम्र बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, एम्स के भी थे और भी दूसरे बड़े हॉस्पिटल के लोग थे, बहुत काबिल डॉक्टर थे। लेकिन उनकी अपनी एक विधा है जिसमें वो जाते हैं, जिसके थ्रू वो इलाज करते हैं। इनकी अपनी एक विधा है। तो जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उसी तरह से ये लोग भी काम करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही कि मैं उस क्लिनिक में जब गया तो मेरी जो मुलाकात हुई वो वहाँ के बहुत बेस्ट डॉक्टर से और सबसे सीनियर है। स्वाति अपने क्लिनिक में सबसे सीनियर डॉक्टर हैं। तो जब ये दो चीज़ें मुझे पता चली तो मैं थोड़ा और आश्वस्त हो गया कि चलो यार, केस हमारा ठीक हाथ में है। आप लोगों की क्या तरीका है, मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जो लोगों के फिजियोथेरेपी करने वाले लोगों से अलग है और आप लोग उससे अलग ट्रीटमेंट देते हो जिसकी वजह से लोग रिकवर एक होते तो हैं? हमारी क्लिनिक में पहला जर्मन टेक्नोलॉजी है जिसके बेस्ड पे हम पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। माइक्रो टेक्नोलॉजी है एक सेल रिपेयर, जिससे क्या होता है जो पेशेंट्स के बॉडी में इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाती है। इन्फ्लामेशन कम होती है तो पेन सेटल होता है। ये Right? इन्फॉर्मेशन क्या थोड़ा सा और? सूजन होती है जो शरीर के अंदर होती है जिसकी वजह से दर्द बढ़ा रहता है, तो वो सूजन को कम करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। Okay. उससे क्या होता है फिर आपका पेन का लेवल कम होता है। देन व्हाट, अगर आपको मसल्स का वीकनेस ही नहीं पता कि आपके मसल में कितनी वीकनेस है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो आप उस मसल को ट्रीट कैसे करो, राइट। देन वी हैव अ DSA टेस्ट दैट इज कॉल्ड डिजिटल स्पाइन एनालिसिस, जिसमें हम चेक करते हैं कि स्पाइन में कौन सा मसल कितना एग्जैक्टली वीक है, कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, कितना इम्बैलेंसेस है। देन अकॉर्डिंगली विल प्लान द एक्सरसाइजेस। Okay. आप आते हैं, आप देखते हैं, आप डिवाइसेस करते हैं, फिर आप एक्सरसाइजेस करते हैं। फिर आती है डॉक्टर की एक्सपर्टीज कि डॉक्टर आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करा रहा है। अगर आपने देखा होगा तो आपका DSA स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। ऐसा हाँ. नहीं है कि DSA से ही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हमें नॉलेज है बहुत से केसेस में DSA कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होते हैं, सर्जिकल केसेस में, सीवियर सर्जिकल केसेस में। तो हम वहाँ पे पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस से ठीक करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ ही वही है। हमें पता है कि उस कंडीशन में वो एक्सरसाइज कराएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं अभी। अच्छा, मज़ेदार बात बताऊँ क्या कि जब मैं आपके यहाँ वो एक्सरसाइज करने लगा उसका जब मैं YouTube पे गया देखने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम तक तो दो महीने तक मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाया। तो जब मैं वहाँ देखने के लिए गया तो जो एक्सरसाइज आप लोग बताते हो ना वही वो वहाँ पे बताते हैं। वहाँ पे स्पाइन को लेके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वही एक्सरसाइज करवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो लोग आपके गाइडेंस में करते हैं तो उनको ये पता होता होगा। जैसे आप मेरा कभी लेग उठवा रहे हैं तो मैं कभी बहुत ऊपर जाता हूँ तो आप कहते नहीं आप इसको यहाँ पे रखो। एग्जैक्टली। या मैं जब ड्रैग करता हूँ तो आपको लगता है कि अगर आप हवा में नहीं करना, आपको उस पर रगड़ते हुए करना है। तो ये एक जो सोशल मीडिया पे देख के कर रहा है और जो आप लोग बता रहे हो, एक्सरसाइज तो दोनों सेम है, लेकिन अंतर मुझे लगता है यही हो जाता होगा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर आपके सामने है, वो आपको गाइड कर रहा है। अगर आपका पेन बढ़ रहा है, सेटल हो रहा है, तो आपको कैसे ट्रीट करना है, उस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइजेस बंद करनी है। जैसे आप बीच में बहुत ट्रैवल करके आए थे, आपका पेन बढ़ गया था, उस टाइम हम आपको एक्सरसाइजेस नहीं करा सकते थे उतनी, तो उसको एक्सरसाइज को लेवल डाउन करना है। पेन ठीक हो गया, एक्सरसाइजेस को कौन से लेवल पे कौन सी एक्सरसाइजेस बढ़ानी है, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस तो लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। जैसे हमारे शरीर को खाना चाहिए, मसल्स को भी उसी हिसाब से एक्सरसाइजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस लेवल पे जो पेन है वो सेटल हो रहा है तो एक्सरसाइजेस भी टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा कि मेरे जैसा मान लीजिए कोई एक और केस है, उस एक्सरसाइज से उसे लाभ हो रहा है लेकिन मुझे पेन होना शुरू हो जाता है, जबकि दोनों का केस सेम है। क्योंकि बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। आपकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करेगी, उनकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करेगी। हर पेशेंट की बॉडी अलग है, हर किसी को सेम एक्सरसाइजेस सूट नहीं कर सकती, या क्या पता उनका लेवल का डिस्क बल्ज कुछ और हो, आपके लेवल का डिस्क बल्ज कुछ और हो। तो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी ऑल्सो, और अपने हम आपको कितना कुछ बता रहे हो और आप घर में कैसे फॉलो कर रहे हो ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो मैं ये मान के चलूँ कि कितनी भी खराब कंडीशन हो, अगर वो आप तक चल के आता है तो एक उम्मीद बची होती है उसके ठीक होने की। जब तक आप बिल्कुल ही उस हालत में नहीं होते जहाँ पे आप एक्सरसाइज ना ले पाए या आपका मसल पावर बिल्कुल ही डैमेज ना हो गया होता है, तब तक हम आपको सर्जरी से बचा सकते हैं। नहीं, मेरा केस तो उससे भी बुरा था। बट आपका मसल पावर फिर भी 3 था उस टाइम पे, अगर 2 होता तो इसका भी कोई मानक होता है? 1 2 3 1 2 3 4 मतलब वो जो आप अंगूठे से चेक करते थे और वो जो आपका अंगूठा कमजोर था, वो नर्व कितनी डैमेज है, किस लेवल का मायोटोमल लॉस है, डर्मेटोमल लॉस है, तो वो सब चेक करना होता है। अच्छा, मतलब बिना MRI के आपसे पैर पे मतलब कहीं टच करके या किसी उंगली के माध्यम से
या कहीं पे पुश करके आप ये बता सकते हैं कि हमारी मसल्स या हमारी जो नस है वो कितना काम कर रही है, कितना नहीं काम कर रही है? हाँ, क्योंकि आपकी जो स्पाइन की नर्व्स है वो आपके पैरों में जाती है। उस हर एक नर्व का एक लेवल है, L1 L2 आप जो कह रहे हो ना, L1 की सप्लाई कहीं और है, L5 की सप्लाई आपका थंब है, L4 का सप्लाई आपका फुट है। तो वो देख के फिर हम उसकी मसल पावर चेक करते हैं कि कितनी ग्रेड की है, किस अकॉर्डिंग नर्व डैमेज हुई भी है कि नहीं भी हुई है। दैट इज़ द रीज़न कि हम आपको एग्जैक्ट लेवल बता पाते हैं। अभी भी जो लोग हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि यार मतलब कैसे ये लोग करते हैं, लेकिन मैं उनको दिखा रहा हूँ, ये जो लोग देख रहे हैं उनको तस्वीरों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से दिख रहा होगा कि हम कैसे काम करते हैं। ये तो स्पाइन की बात हुई, और मुझे लगता है स्पाइन से ही नसें जो ऊपर जाती हैं और नीचे जाती हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई लोगों को स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं होती, गर्दन में प्रॉब्लम होती है, उनके पैरों में प्रॉब्लम होती है। गर्दन भी स्पाइन का ही हिस्सा है। C1 से लेकर आपका L5 S1 तक पूरी की पूरी स्पाइन है। नेक भी आपकी स्पाइन में ही काउंट होती है। वो अपर स्पाइन होती है, वो अपर बैक है आपका मिड बैक थोरैक्स वाला पार्ट है, और जो कमर है वो आपका लोअर बैक है, तो वो भी स्पाइन का ही हिस्सा है। आप देखो अगर कहीं ना कहीं जो बैक पेन का पेशेंट होगा उसका नेक भी कॉम्प्रोमाइज होता ही होगा, कहीं ना कहीं उसको नेक में भी पेन आएगा ही आएगा थोड़ा बहुत। जो IT में या जो लैपटॉप ज़्यादा चलाते हैं, जो बच्चे आजकल फ़ोन यूज़ करने लगे हैं पढ़ाई के लिए, उनको भी नेक पेन होने लगा आज की डेट में। अच्छा, आपके एक लड़की आई थी, बहुत छोटी उम्र की थी और बहुत दूर से आई थी वो। उसकी माँ ने मुझे बताया कि पहले तो ये बिल्कुल नहीं चल पाती थी, लेकिन अभी ये है कि बहुत ठीक हो गई है। तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा? उसकी तो उम्र बहुत कम थी। उसका लॉन्ग सिटिंग था, वो पढ़ाई पूरी रात बैठ के बेड पे बैठ के पालती मार के पूरा झुक के पढ़ना, पूरे दिन फ़ोन पे पढ़ना, तो उसका उस वजह से जो था वो पोस्चर डैमेज होता जा रहा था, और इसी की वजह से उसका डिस्कल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और फिर उसने अपने एक डॉग को उठा लिया था भारी, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ थी नहीं, एक्सरसाइजेस थी नहीं, तो उसको एक झटका सा आया था जिसकी वजह से उसका डिस्क बाहर आ गया। अच्छा, अगर कभी मुझे मतलब किसी को भी अगर कोई झटका लग जाए और वो दर्द हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो मसल दर्द है वो ठीक हो सकता है है वो हाँ, आपके डिस्क पे प्रेशर आ गया होगा और वो बाहर निकल गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। इतनी छोटी सी उम्र में इतने लोगों को आपने ठीक किया, कुछ लोग सहारे के थ्रू आपके यहाँ आते होंगे, और जब कुछ महीनों बाद वो खुद के पैरों पे चल के जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है और फीडबैक कैसा मिलता है? देखो, हमें तो नींद आ जाती है उस दिन बहुत अच्छी। अच्छा। सिंपल। क्योंकि अगर पेशेंट परेशान होता है तो डॉक्टर भी उतना ही इक्वल रिस्पॉन्सिबल है उसको ठीक करने के लिए। तो अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, आप लोगों को दर्द है, तो डॉक्टर भी उतने ही स्ट्रेस में कि पेशेंट ऐसी क्या कमी हो रही है जो उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा, कहाँ पे ऐसे कमी है। तो उसके बाद तो हमें तसल्ली वाली नींद आती है कि चलो एक को तो हमने सर्जरी से बचा लिया, ठीक है। और पेशेंट का जो फीडबैक है वो आपने हमारे गूगल रिव्यूज देख ही लिए QI स्पाइन के कि वो कितने अच्छे हैं। वो भी मैंने देखा, और आपके वो बोर्ड लगे हैं। हाँ, वो हमारे लिए पर्सनलाइज बोर्ड बना के फीडबैक अपने हाथों से लिख के जाते हैं वो लोग, हमें टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जो उनको समझ आता है वो दे के भी जाते हैं। वो बहुत ग्रेटफुल रहते हैं पूरे लाइफ हमारे, और रिकमेंडेशन भी देते हैं वो दूसरे पेशेंट्स को। बहुत से ऐसे रेफरल्स है जो QI स्पाइन में आते हैं कि वो ठीक होके गए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया या अपने भाई बहनों को भेज दिया। बहुत से ऐसे लोग आए। अब जिससे मुझे लगता है कि वहाँ पर डे सुबह से लेकर शाम तक 100 लोग तो आ जाते होंगे, आराम से 100 लोग आ जाते होंगे। पिछले 10-12 साल से आप लोग उनको क्योर कर रहे हो, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ढूंढते होंगे। लेकिन आप बिल्कुल यंग हैं, आज के एरा में हैं, उसके बाद भी सोशल मीडिया से दूर है, ऐसा क्यों? एक्चुअली प्राइवेट थोड़ा सा है, बट ठीक है। QI स्पाइन क्लिनिक का पेज है अपना खुद का, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप वहाँ भी नहीं दिखती हैं QI स्पाइन पे भी? हाँ, तो जो कुछ डॉक्टर्स उनका अपना जो काम है वो उसमें दिखता है, बाकी डॉक्टर्स का दिख रहा है। जरूरी नहीं हर डॉक्टर को सोशल मीडिया पे आना जरूरी है। यही वजह है कि मैं आपको लेकर के आया, क्योंकि मैं जितना प्रभावित था तो मुझे लगा कि लोगों को पता चलना चाहिए। अच्छा, अब कोई चलिए हमने बताया कि QI स्पाइन है, तो QI स्पाइन पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे है। QI स्पाइन वो जगह है जहाँ पे जिस डिस्पेंसरी में आप कहें या जिस क्लिनिक में आप प्रैक्टिस करती हैं, आपकी टीम जहाँ पे काम करती है, और ये पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है 22 जगहों पे है। लेकिन आपकी जो वीडियो देखने वाले लोग होंगे वो हिंदुस्तान से बाहर भी हैं, क्योंकि हमारे चैनल को लगभग 5 कंट्री में देखा जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे जुड़ना चाहें, आपसे मिलना चाहे। QI स्पाइन की तो बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो डॉक्टर स्वाति को ढूंढते हुए आए वो कैसे संपर्क कर सकता है? कोई ईमेल आईडी हम दे सकते हैं, क्योंकि फोन नंबर अगर हम देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। बहुत सी कॉल्स आएंगी। एग्जैक्टली। हाँ, आप QI स्पाइन क्लिनिक की आईडी और मेल आईडी दे सकते हैं मेरी। नहीं, मैं QI स्पाइन तो हम लोग बोल ही रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में तो कोई भी सर्च कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि QI स्पाइन वो अगर डालता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ, तो उसको अलग कुछ शहरों में, जैसे हमारे कुछ मित्र थे वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने कहाँ दिखाया, तो मैंने बताया उनको कि मैंने यहाँ दिखाया, मुझे भी दिखाना है, लखनऊ में है क्या? तो मैंने कहा कि मैंने सर्च किया, लखनऊ में नहीं था।
पर उसके लिए ना आई गेस हमारे पास टेली टीम है एक जो वीडियो कॉल पे पेशेंट्स देखती है। अच्छा, हाँ। ये कहीं मेंशन नहीं है लेकिन। नहीं, पीए टीम का नंबर होगा। वो टेली टीम है जो वहाँ पे अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन वो नेशनल छोड़ो, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी वो लोग करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को दिखाना है ऑनलाइन तो वीडियो कंसल्टेशन भी अवेलेबल है वहाँ पे। अच्छा, ऐसा भी है। मुझे लग गया होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा इस पूरे शो के माध्यम से और मेरी जैसी केस स्टडी देख करके कि आप अगर सबसे बुरे कंडीशन में भी हैं, जहाँ पे आपको ये बता दिया गया है और एक नहीं बल्कि 4 डॉक्टर या 4 हॉस्पिटल के द्वारा ये बताया गया है कि सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है, उसके बाद भी आप ठीक हो सकते हैं। मुझे तो ये लाइन भी कोट की गई थी, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझसे ये कहा गया था कि भगवान विष्णु भी धरती पर उतर आएंगे तो फिर आपको बिना सर्जरी के ठीक नहीं किया जा सकता, या हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए तो आप ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे मेरे जैसे चमत्कार मैंने होते हुए इन लोगों के क्लिनिक में देखे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर स्वाति से उनकी बात हो जाए या वो इनसे जुड़ना चाहें। जो लोग नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में हैं वो तो QI स्पाई क्लिनिक 18 में जाके इनसे मिल सकते हैं। और बाकी जो दूर दराज के लोग हैं, अगर वो इनसे मिलना चाहते हैं तो नंबर तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन आप विस्टॉक मीडिया के ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, जैसे बाकी दूसरे लोगों के नंबर क्लिक करते हैं, आपको रिस्पांस भी दिया जाएगा और आपकी मुलाकात भी कराई जा सकती है। आखिरी में मैं आपसे एक चीज बात करना चाहूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग इसकी तरफ जा रहे हैं या जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम है, वो क्विक रिलीफ अगर चाहते हैं तो क्या ऐसा करेंगे जो बिना मेडिसिन के उनके दर्द में आराम उनको मिल सकता है? देखो, पेन अगर आपको प्रिवेंट करना है कि वो क्रॉनिक ना बने, लॉन्ग ना, पहले तो सबसे पहले अगर थोड़ा भी पेन है तो आप स्पेशलिस्ट को दिखाओ, उसको उसी टाइम पे क्योर कर लो ताकि इन फ्यूचर वो आपको डैमेज ही ना कॉज करे, आपको परेशानी ना पड़ पड़े। पर आपको डर है कि वो आपको पेन आ सकता है तो आप अपनी सेटिंग बदल सकते हो। आप सोफ़ा, बेड, फ्लोर इस पे बैठना अवॉइड करो। आप जब भी बैठे एक प्रॉपर चेयर के साथ, बैक सपोर्ट के साथ बैठे, लॉन्ग सिटिंग ना करें, हर आधे घंटे में अपना पोस्चर ब्रेक ले ले, जहाँ पे ज़रूरत लगे आप अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग से स्पाइन का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इनफैक्ट प्रॉपर बैक सपोर्ट और प्रॉपर चेयर इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। और वो चेयर भी हार्ड होनी चाहिए, ना कि सॉफ्ट होनी चाहिए। exactly. और पीछे उसके एक सपोर्ट होना बैक चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए जो स्पेशलिस्ट के लिए बनता है। स्पेशलिस्ट तकिया इज नॉट अ बैक सपोर्ट, मैं मेंशन कर देती हूँ, सर्विस जी भी यही कर रहे हैं आजकल। तकिया इज नॉट अ बैक सपोर्ट, एक प्रॉपर बैक सपोर्ट आता है, आप लोग देखेंगे कभी भी ऑनलाइन सर्च करेंगे, बैक गुड का होगा तो आप उसमें सिक प्लस वगैरह सर्च कर सकते हो, उस पर बैठिए आप, दैट इज अ गुड सपोर्ट। और कुछ एक्सरसाइजेज भी ऐसी होती हैं जो बैक पेन में आपको तुरंत रिलीफ दे देती हैं। वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, जरूरी नहीं कि जो आपको सूट करे वो दूसरों को भी सूट करे। क्या पता ये वीडियो देख के जो उनको सूट नहीं करनी चाहिए, अगर उन लोगों ने वो एक्सरसाइज कर ली तो वो डैमेज हो सकता है उनको। अच्छा, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, आपने मुझे मेरे सोने के लिए मेरे गद्दे को भी बदलवा दिया था आपने, तो आपका मैट्रेस सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल ऐसा अंदर धंसने वाला नहीं होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए। अच्छा, कि मतलब अगर आप सो रहे तो वो पूरा अंदर ना जाए, अदरवाइज वो भी आपके स्पाइन को डैमेज कॉज करता है। मतलब चाहे कितने भी स्पाइन डैमेज हो जाए, अगर आप तक आते हैं या आप जैसे लोगों तक आते हैं तो वो वापस से सही हो सकते हैं। exactly. तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये बात कहीं से सुनी सुनाई नहीं है, न तो कोई ऐसा शो कर रहा हूं मैं जो कि दूसरे की केस स्टडी पे कर रहा हूं, मैं अपनी खुद की केस स्टडी पे कर रहा हूं। 6 महीने पहले अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो मेरे कहीं भी कोई फोटोग्राफ्स या वीडियोस नहीं पाएंगे, वो भी पिछले 2 साल के। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही थी कि मैं बिल्कुल भी कमरे में सिमट गया था, क्योंकि पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी मेरी स्पाइन, और वो ठीक हो गई। तो अगर आप डरे हुए हैं, नाउम्मीद हैं या हताश हो चुके हैं और आपको लगता है कि जिंदगी अब तो ऐसे ही चलने वाली है, तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। बिल्कुल सही अगर होना है आपको तो किसी ऐसे को चुनिए जो आपका इलाज कर सके, और नहीं तो फिर डॉक्टर स्वाति जैसे लोगों से मिलिए। आप इनसे मिलिए, हमें ईमेल कीजिए, हम आपको इनका पता बताएंगे, आप जाके इनसे मिलिए और अपना इलाज करवाइए।